हाय। भारत दुनिया के 5 ऐसे देशों में शामिल हो चुका है जहां पर क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। 2023 में ही अकेले भारत में 314 एक्सट्रीम इवेंट्स हुए थे, जिनमें 22 राज्यों के लगभग 2.5 करोड़ लोग अफेक्ट हुए। इसी सप्ताह आपको याद होगा कि धराली में, जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर बादल फटने की घटना हुई और कई लोगों के घर बह गए, बहुत बुरी तबाही आई। ऐसे में लोगों को अब होम इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस समझ आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी होम इंश्योरेंस को लोग जो है उसको लेकर के जागरूकता कम है। क्या होम इंश्योरेंस इस तरह के नेचुरल डिजास्टर में भी हेल्पफुल होता है? पॉलिसी बाजार का एक सर्वे है जिसमें ये दावा किया गया है कि इंडियंस को डिजास्टर्स का डर तो है, मतलब उन्हें इस बात का डर तो लगता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद 62% लोग ही हैं जो होम इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? किन हालात में काम आता है होम इंश्योरेंस? और इससे जुड़े तमाम और पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में आज हमारे साथ हैं अश्विनी दुबे, जो कि बिजनेस हेड है होम इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार के साथ। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रगति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। एक्चुअली ये होम इंश्योरेंस पे मैं बात कर रही थी और मैंने आपका सर्वे भी पढ़ा, तो उसमें कहीं था कि 41% इंडियंस जो हैं उनको डिजास्टर्स का डर तो है, लेकिन 62% लोग जो हैं वो फिर भी होम इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर लोगों में इतना रिलक्टेंस क्यों है, जबकि उनको पता है, लाइक उनको डर है, फिर भी क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? प्रगति, इसके दो तीन मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जागरूकता अभी भी लोगों में काफी कम है। तो जागरूकता इस बारे में नहीं कि होम इंश्योरेंस है, इस बारे में कि होम इंश्योरेंस में कवरेज क्या मिलता है, होम इंश्योरेंस से हमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, क्या क्या इवेंट कवर होते हैं और कौन से केस में हमें क्लेम मिलेगा। दूसरी चीज, एक जो हमारा सर्वे में भी निकल के आया, साथ में हमने अलग से जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं तो निकल के आता है कि उनको एक डर रहता है कि क्लेम नहीं मिलेगा। कि जब क्लेम के, ये वही सिचुएशन है जो काफी साल पहले और भी अलग अलग इंश्योरेंस के जो टाइप्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उन्होंने भी फेस करा है कभी। इसी तरीके से लोगों को आज होम इंश्योरेंस के बारे में भी लगता है कि हम पॉलिसी तो ले लेंगे, लेकिन क्लेम हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, इसके इस चीज का एक बहुत बड़ा डर है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा एक कारण है कि लोगों को लगता है कि ये एक बेफिजूल का खर्चा है, क्योंकि घर को मेरे कुछ होने नहीं वाला। एक एक बड़ा ही अजीब सी फीलिंग है, एक बड़ी ही फीलिंग है लोगों के अंदर, कि ये मेरे साथ नहीं होगा। स्पेशली जो लोग मेट्रो में रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा उनको एक सेफ्टी का एक फीलिंग ज्यादा रहती है, वहां पे एक फीलिंग है कि मेरे साथ नहीं होगा। हो सकता है किसी दूसरे दूर दराज के इलाकों में होता हो, लेकिन ये मेरे साथ नहीं होगा। तो इन तीन बड़े कारणों की वजह से लोग इन पॉलिसीज को नहीं खरीदते हैं। ओके, तो आपने बताया कि पहली बात तो लोगों को डर है, लेकिन उनको लगता है कि आएगा लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा, दिस इज़ द मेजर फैक्टर। एंड सेकंड चीज़, उन्हें पता ही नहीं है। तो खैर, ये जो डर है, मतलब ये जो भरोसा है एक तरह का कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, न्यूज़ में ही वो देखते रहेंगे, इसको तो खैर जब जैसे भी दो। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम लोगों को बता सकते हैं कि होम इंश्योरेंस किस सिचुएशन में काम आता है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि होम इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है और क्या नहीं कवर होता है? जी, तो मैं इसका उत्तर दो पहलुओं में दूंगा। पहली चीज कि आपके घर के अंदर की क्या क्या चीजें कवर होती हैं, और दूसरा कि किन किन चीजों के अगेंस्ट आपको कवरेज मिलता है। तो पहले में घर के स्ट्रक्चर, जो घर की चार दीवारी छत वगैरह जो घर का स्ट्रक्चर है उसका कवरेज मिलता है। उसके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को, उसको दोबारा वैसे बनाने का जैसा वो अभी है। दूसरी चीज, घर के अंदर का जो भी सामान है, मतलब जो भी सामान घर के अंदर है, उस सब में किसी भी सामान को अगर लॉस होता है किसी डिजास्टर की वजह से, तो उसके एवज में भी एक क्लेम आप ले सकते हैं होम इंश्योरेंस के अंदर। किन किन चीजों से आपको मिलता है, किन किन डिजास्टर्स के अगेंस्ट आपको क्लेम मिलता है। तो जो भी नेचुरल कैलामिटीज हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, बाढ़ आ जाना, हरिकेन्स, सुनामी, इन सब के अगेंस्ट कवरेज मिलता है। सिमिलरली जो कोई ऐसे इंसिडेंट हो गया जैसे आग लग जाना, फायर, तो इसके अगेंस्ट भी कवरेज मिलता है। कई सारी पॉलिसीज टेररिज्म के अगेंस्ट भी कवरेज देती हैं। तो ये बेसिक बेसिक कवरेजेस हैं। एक और जो बेसिक कवरेज है वो है वाटर पाइप बर्स्टिंग। तो अगर आपके घर में कोई वाटर पाइप बर्स्ट हो जाता है, उससे डैमेज हो जाता है,
वो भी होम इंश्योरेंस, उसके अगेंस्ट भी अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी होम इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होता है। और अगर चोरी हो जाए तो क्या होगा? और सेकंड चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि धराली जैसा इंसिडेंट मुझे पता चला जी। कि इनफैक्ट आप बोल रहे हो कि नेचुरल कैलामिटीज़ में होम इंश्योरेंस कवरेज देता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि पहाड़ी इलाकों में होम इंश्योरेंस की फैसिलिटी ही नहीं है, उन लोगों को होम इंश्योरेंस मिलता ही नहीं है, अगर लोग चाहें भी तब भी वो नहीं ले सकते। तो दो पार्ट में देता हूँ। पहली चीज आपने जो पूछा चोरी के बारे में, तो जी हाँ, थेफ्ट बर्गलरी दोनों कवर होता है। इसके लिए होम इंश्योरेंस के साथ एक एड ऑन होता है थेफ्ट और बर्गलरी का, वो अगर लेते हैं तो दोनों का कवरेज आपको मिल जाता है। दूसरी चीज जहां तक हम बात कर रहे हैं जो अभी उत्तराखंड में हुआ डिजास्टर, तो ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। हर जगह पे इंश्योरेंस कवर पैन इंडिया लेवल पे आज की डेट में अवेलेबल है। बहुत ही शायद कोई इक्का या दुक्का जगह हो जहां पे नहीं अवेलेबल होगा, अदरवाइज हर जगह पे अवेलेबल है। तो हमारे कई कस्टमर्स हमने मैंने देखे हैं जो उत्तराखंड में जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ था। जब कुछ साल पहले आपको याद होगा जोशीमठ में एक ऐसा इवेंट हुआ केदारनाथ का था। हादसा हुआ था, यस। जी। तो वहां पे भी हमारे कुछ कस्टमर्स थे। केरला में आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर जब बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था, वहां पे भी अवेलेबल होता है। तो देश के ऑलमोस्ट हर कोने में होम इंश्योरेंस अवेलेबल है। कस्टमर्स चाहें तो ले सकते हैं। अगेन, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक 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 थोड़ी जागरूकता की कमी है। एक थोड़ा हमारे इंश्योरेंस कंपनीज और हम सबको एक मिलकर जरूरत भी काम है करने की कि ज़रूरत है कि लोगों में इसके लिए थोड़ी-सी इसकी जागरूकता बढ़ाई जागरूकता जा का। सके। जी। अच्छा, होम इंश्योरेंस लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए कोई भी पॉलिसी फाइनल करने से पहले? जी, पहली दो तीन चीजें। सबसे पहले तो देखें कि आपके घर का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना। अगर आपका घर को कुछ हो जाता है तो उसको बनाने में आपको क्या वैल्यू लगेगी, उसके बेसिस पे आप अपना सम एश्योर्ड डिसाइड करें। सम एश्योर्ड के दो पार्ट होते हैं, एक स्ट्रक्चर, जो घर का स्ट्रक्चर है उसका, एक घर के अंदर के सामान का। तो दोनों का वैल्यू आप इस हिसाब से डिसाइड करें कि स्ट्रक्चर का, कि आपको घर का स्ट्रक्चर अगर दोबारा बनाना पड़े तो उसका कितना लगेगा। दूसरा, घर के अंदर आपका जो भी सामान है उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी आज के समय में, उसके बेसिस पे डिसाइड करें। ये वैल्यू ऑटोमेटिकली, जो भी आपका सम एश्योर्ड है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है उसमें 10% हर साल बढ़ता जाता है। तो इसलिए उसके इन्फ्लेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के हिसाब से जो भी वैल्यू है उस चीज को जरूर ध्यान दें। ओके, और जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई घर लिया है, मेरा उस घर पे होम लोन चल रहा है और खुदा ना ख़ास्ता अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है और मेरे घर में मतलब जो मैंने होम इंश्योरेंस लिया है उससे मुझे क्लेम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या उस क्लेम के थ्रू मैं अपने होम लोन की ईएमआईज़ भी पे कर सकती हूँ? जी। तो इसमें होम लोन ईएमआई पे करने का भी होम इंश्योरेंस के अंदर ऑप्शन होता है। दो तरीके से होता है। या तो अगर होम इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं उसके उसके थ्रू भी होता है। साथ में एक क्रेडिट प्रोटेक्शन, होम लोन का ही क्रेडिट प्रोटेक्शन प्लान अलग से आता है। वो एक अलग पॉलिसी होती है। अगर आप वो लेते हैं, उसमें अगर जो भी इंश्योर्ड पर्सन होता है, जिसने लोन लिया होता है, जिसके नाम पे घर होता है, अगर उनको कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है किसी ना किसी कारण से, तो उनका पूरा लोन इंश्योरेंस पे करता है। ओके। अच्छा, आपने बताया कि मार्केट वैल्यू, ये होम इंश्योरेंस मान लीजिए मैंने कोई घर खरीदा आज की डेट में, वो 85 लाख का मुझे पड़ा और मैं उसका होम इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, तो उसका अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाए कि इतना अमाउंट मुझे चाहिए होम इंश्योरेंस के लिए? तो अगेन, होम इंश्योरेंस मार्केट वैल्यू की जगह कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से ज्यादातर चलता है। कि अगर वो घर, अगर मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट, एक बारी इंडिपेंडेंट हाउस का अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कोई एक इंडिपेंडेंट हाउस है, किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से वो घर टूट जाता है, तो उसको दोबारा बनाने के लिए जितना भी कॉस्ट लगेगा, वो आप उसके हिसाब से आपको होम इंश्योरेंस का कॉस्ट लेना चाहिए। फ्लैट में भी सिमिलर रहता है, लेकिन फ्लैट में लोग ज्यादातर मार्केट वैल्यू की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज समथिंग जो ज्यादातर होम इंश्योरेंस में कंसिडर होता है। ओके, तो जितना भी मान लीजिए मेरी मार्केट वैल्यू से होम इंश्योर्ड अमाउंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इज़ इट सो? ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। जैसे मेट्रो में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमेशा ज्यादा होता है, मार्केट वैल्यू भी उस तरीके से ज्यादा होती है। तो कुछ पैरेलल्स हैं, एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं है क्योंकि काफी बारी क्या होता है, अगर आपका 10 करोड़ का मकान है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपका 2 करोड़ ही है, तो आपको 2 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि आपका घर उतने पैसे में आप दोबारा अपना घर बना सकते हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनी है वही आपका इंश्योर्ड अमाउंट तय जी। करती है। जी।
ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो होम इंश्योरेंस है, अगर मैं क्लेम करती हूँ तो मुझे किस-किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे उन लोगों को जो पॉलिसी लिए? जी। तो होम इंश्योरेंस के क्लेम के लिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है। जब भी कोई क्लेम आए तो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें, साथ ही साथ लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करा जाए। थेफ्ट का केस है, बर्गलरी का केस है तो पुलिस को, फायर का केस है तो पुलिस को, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को। क्लेम लेने के लिए आपको घर के आपका अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है, इन केस अगर आप स्ट्रक्चर का क्लेम कर रहे हैं तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको दिखाना होगा। घर के अंदर के सामान का कर रहे हैं तो उनकी इनवॉइसिंग, प्रूफ ऑफ ओनरशिप वो देना होगा। पॉलिसी खरीदते टाइम समय देने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी खरीदते समय आप सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं घर के अंदर के सामान का, उसमें भी पॉलिसी इशू हो जाती है। लेकिन क्लेम के समय जो भी क्लेम के लिए कंपनी सर्वेयर भेजेगी, वो आपसे जो भी आपका सामान जिसका लॉस हुआ है या उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगेगी, एविडेंस कि वो कितने का सामान था। अच्छा, अश्विनी, जैसे कि कई बार ये होता है कि हम इंसान में अब जागरूकता कम है, तो उनको ये लग रहा है कि उनको होम इंश्योरेंस लेना है, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें पॉइंट्स ही नहीं पता कि मुझे ये पॉइंट यहाँ पे चेक करना है। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी सारी बीमारियाँ कवर हैं, या फिर मेरा जो रूम रेंट होगा वो कितना होगा, या मुझे पोस्ट एडमिशन के बाद में क्या सीन मिलेगा। तो एक चेकलिस्ट क्या आप शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि कौन-कौन सी बातें उन्हें पॉलिसी इश्यूअर से पूछनी चाहिए कि सो दैट दे कैन बी सैटिस्फाइड कि हाँ, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है और वो एक बेस्ट पॉलिसी चूज़ कर सकें अपने लिए? जी। तो पहली चीज जो देखें कि पॉलिसी में कोई वेटिंग पीरियड है या नहीं है। मैक्सिमम पॉलिसीज में 2, 4, 5 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, तो अगर कोई भी कैलामिटी 5 दिन के बाद शुरू होती है तो उससे आपका कवरेज होता है। कुछ कुछ सिचुएशंस में वेटिंग पीरियड 15 या 20 दिन का भी हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और ज्यादातर नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, कोई इंडिविजुअल आइटम्स पे अगर कोई लिमिट्स हैं तो वो आप एक बार स्पेसिफाई करें। जैसे कि काफी कंपनीज ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स के कवरेज पे इंडिविजुअल आइटम की लिमिट लगा सकते हैं। ओके। जैसे कि कोई भी एक आइटम 1 लाख से ऊपर का ना हो। तो ये इस तरीके की लिमिट्स एक बार क्रॉस चेक कर लें कि जब लेते समय कोई इंडिविजुअल आइटम पे लिमिट तो नहीं है। तीसरी चीज, एक जो बायर्स को खुद ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कोई पॉलिसी लें तो पॉलिसी उसी व्यक्ति के नाम पे लें जिसके नाम पे घर रजिस्टर्ड हो और जिसके नाम पे घर का सामान खरीदा गया हो। कोई जनरली क्या होता है कि कभी पेरेंट्स के नाम पे होती है और इंडिविजुअल खुद के नाम पे पॉलिसी ले लेता है। उस केस में क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आएगी। तो पॉलिसी उसी व्यक्ति के नाम पर लें जिस व्यक्ति के नाम पे घर रजिस्टर्ड है। और अगर कंटेंट्स की घर के अंदर के सामान की पॉलिसी ले रहे हैं तो उस व्यक्ति के नाम पर ले जिनके नाम पे घर के अंदर का सामान है। नहीं तो कस्टमर जॉइंट पॉलिसी भी ले सकता है। अगर जॉइंट ओनरशिप है तो जॉइंट पॉलिसी भी ले सकते हैं। इन चीजों का खासकर ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, ये तो हमने बात एक चेकलिस्ट भी दे दी कि किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया आपने। नाउ आई वांट टू नो कि जब हम लेते हैं, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है और आपने कहा कि हमने भी इस सर्वे में पढ़ा कि कुछ लगभग 23% लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आता है कि उन्हें लेना चाहिए, बट इनके लिए ये 18% लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रायोरिटी नहीं लगता। मतलब दे फील कि हाँ, ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोई अभी नहीं कि अर्जेंट है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये फैक्ट ना पैसों से जुड़ा होता है। तो अगर किसी को एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, मान लीजिए 2 करोड़ की ही वो बैठ रही है, तो उसके लिए कितना अमाउंट खर्च करना पड़ सकता है? अगर 2 करोड़ की रफली एक पॉलिसी की बात करूं मैं, तो 2 करोड़ की पॉलिसी पर ईयर करीब करीब 4,000 रुपए के आसपास की पड़ेगी। इट्स अगर नॉट। इट्स नॉट अ वेरी लार्ज नंबर। या अगर क्योंकि 50 लाख की पॉलिसी करीब 1100-1200 रुपए के हिसाब से बैठती है। तो 2 करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़, एक्चुअली 2 करोड़ विद कंटेंट्स वगैरह सब मिला के 4,000 के आसपास की ही पॉलिसी बैठेगी। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता होम इंश्योरेंस। जनरली लोग जो खरीदते हैं, अगर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख के आसपास की बात करें तो 1100-1200 रुपए पर साल पर ईयर के हिसाब से बैठ जाता है। तो इट कैन बी एज लिटिल एज 300 रुपीज पर मंथ। तो अमाउंट मुझे नहीं लगता इतना बड़ा होता है। आप प्रीमियम की वजह से तो मुझे नहीं लगता किसी को भी अपना डिसीज़न बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ 4000 इज़ समथिंग। और आपने तो बाइफरकेशन कर दिया कि आप मंथली 300 और 350 के अराउंड ही बैठेगा, इससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सभी के पास ओनरशिप हो, मतलब सभी घर के मालिक हों, ये ज़रूरी नहीं। तो क्या होम इंश्योरेंस रेंटेड होम के लिए भी लिया जा सकता है?
जी हाँ, टेनेंट्स भी अपने, कोई अगर रेंट पे रह रहा है वो भी अपने घर के सामान के लिए, क्योंकि सामान की आपको ज्यादा चिंता होगी उस सिलसिले में और उस कंडीशन में, तो आप घर के अंदर के सामान का एक इंश्योरेंस कंटेंट ओनली पॉलिसी ले सकते हैं। वो और भी सस्ती पड़ती है क्योंकि वो कंटेंट की वैल्यू 10 लाख 20 लाख से ऊपर ज्यादातर नहीं होती। कुछ लोगों की हो भी सकती है, लेकिन ज्यादातर 10 लाख 20 लाख के अंदर ही बैठती है। वो पॉलिसी भी अवेलेबल है मार्केट में, लोग ले सकते हैं। दूसरे पहलू पे, अगर कोई कोई लैंडलॉर्ड है, किसी ने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है, तो वो केवल स्ट्रक्चर की, घर के स्ट्रक्चर की भी एक पॉलिसी अलग से ले सकते हैं, जिसमें अगर कोई स्ट्रक्चर को नुकसान हो तो उस केस में भी कवरेज मिलेगा। तो दोनों पार्टी अपने अपने हिसाब से अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आपने बातें बताई, लोगों को सही जानकारी ना होना एक मेजर कारण है, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों में एक होम इंश्योरेंस के लिए जागरूकता बढ़ सके और अपने डिसीजंस वो खुद ले पाएँ। थैंक यू सो मच अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लास्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने की कोशिश की, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ अगर छूट गया है जो दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है होम इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो वो आप बता सकते हैं अभी? तो नहीं, काफी सारी चीजें तो प्रकृति आपके सारे सवालों ने कवर कर ही ली है। एक चीज उसमें बोलना चाहूंगा कि होम इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी चीज है, जिसको काफी बारी हम लोग, इंश्योरेंस को ओवरऑल हम लोग काफी बारी ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस नहीं आता। लेकिन होम इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही थर्ड फोर्थ स्टेप ले लेता है। अभी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे आपने शुरुआत में बोला था, और जिस तरीके से हमने कुछ ऐसे बहुत ही वीडियोज ऐसे दिल दहलाने वाले वीडियोस देखे थे, जैसे उत्तराखंड में जो हुआ, तो इस तरीके की चीजें कभी भी ऐसी चीजें ना प्लान करके नहीं आती। कभी भी ये अनप्लान्ड चीजें कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो छोटे से अमाउंट देके अगर आप अपने आप को कवर कर लेंगे, तो उससे लॉन्ग टर्म आपको फायदा हो सकता है। एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी इंसान आज की डेट में 20 साल की भी आज खरीद सकता है। तो 20 साल की पॉलिसी ले लेना एक बार में, उसके बाद उसमें आप 20 साल तक के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे उससे जो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और अगर कभी खुदा ना खास्ता अगले 10 15 20 साल में भी कुछ होता है, तो उससे आपको एक फाइनेंशियल कुशन जो मिलेगा उस पॉइंट पे, वो किसी भी अभी छोटे मोटे खर्चे के से, अभी जो भी खर्चा आप कर रहे हैं उससे कई कई ज्यादा आरामदेह होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच अश्विनी हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे अश्विनी। और अभी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो होम इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस क्या, अश्विनी ने भी बताया कि इंश्योरेंस को हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हो इंश्योरेंस का प्रीमियम हम देते हैं, उसके बदले में रिटर्न में नहीं मिलता। तो होम इंश्योरेंस हो या किसी भी तरह का इंश्योरेंस, आपको एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंश्योरेंस जो होता है वो रिस्क मिटिगेशन के लिए होता है, रिटर्न के लिए नहीं होता। अगर कभी किसी तरह का कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, आप एक्सीडेंटल क्लेम लेते हैं, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी इसीलिए लिया जाता है कि अगर उस टाइम पर जब ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी के वक्त आपकी जो सेविंग्स हैं उन पर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। और उसी कैटेगरी में होम इंश्योरेंस आ रहा है, नया नया इंट्रोड्यूस है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसी वजह से लोगों में जागरूकता कम है। लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भूकंप के झटके आए दिन महसूस होते हैं, और उत्तराखंड का हादसा बहुत दूर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है, और गुड रिटर्न की तरफ से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप प्लान कर सकते हैं तो एक होम इंश्योरेंस लेना बेहद ज़रूरी बन रहा है आज के वक्त में। फ़िलहाल आज हम इतनी बात करेंगे। मुझे इतना सुनने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।